गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? चलो पुराना सुनाओगे थोड़ा मेरे को? बताओ। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति का अग्निवंश का सिद्धांत कौन देता है? चंद बरदाई अपनी कौन सी बुक में? चंद बरदाई का वास्तव में नाम क्या था? अच्छा, कौन से पर्वत पे कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन है? इस बात का समर्थन कौन करते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकव्य, अमीर रासो, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चौहानों को चंद्रवंशी कौन कौन बताता है? फांसी अभिलेख और कौन सा? अचलेश्वर अभिलेख। अच्छा, चौहानों को ब्राह्मण कौन कौन बताता है? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो, दशरथ शर्मा। कायम रासो किसने लिखी थी? न्यामत खां का एक और नाम। अच्छा, चौहानों को इंद्र का वंशज कौन बताता है? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। चौहानों को विदेशी कौन बताता है? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा था? कौन सी झील के आसपास का इलाका? इनकी राजधानी कौन सी? जैसे आजकल हम क्या कहते हैं, चौहानों ने कहां कहां राज किया था? सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा में। सांबर में चौहानों का संस्थापक कौन था? उसने स्थापना कब की? ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? प्रबंध कोश किसने लिखी थी? और उसने कौन सी झील बनाई थी? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? पहले ये किसके सामंत थे? गोवक कौन से प्रतिहार के दरबार में था? नागवट सेकंड ने इसे क्या उपाधि दी थी? चंदन राज की रानी का नाम क्या था? आत्मप्रभा का एक और नाम क्या था? कौन सी झील में? कौन से भगवान जी की? कितने दीपक जलाकर? और कौन सी क्रिया में निपुण थी वो? 108 युद्ध किसने जीते थे? उसके बेटे का नाम क्या था? वो कहां चला गया था? नाडोल चला गया था। अच्छा, गोविंद थर्ड ने किसके साथ मिलकर गजनवी को रोक लिया था? ऐसा कौन सा मुस्लिम इतिहासकार कहता है? उसकी उपाधि क्या थी? कौन सी किताब में ये उपाधि है? अच्छा, इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था? दौलतराज थर्ड। शाहबुद्दीन को किसने हराया था? बगुली शाह को किसने हराया था? अजमेर की स्थापना किसने की थी? कब की थी? क्या निर्माण करवाया था? किला क्या बनवाया था? कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? किस धातु के सिक्के चलाए थे? किसको हराया था इसने? गर्जन मातंगो। किसको हराया? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या चढ़ा के आया था? किसके बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? अंतिम समय में क्या बन गया था? और राजा किसको बना दिया था? अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर क्या बनवाई? पुष्कर में क्या बनवाया था? वराह मंदिर। कौन से संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था? खरतरगच। कौन से? दो जैन विद्वान थे इसके दरबार में, देवबोध और धर्म घोष। मालवा के कौन से राजा को रहा? गुजरात के कौन से राजा को रहा? जयसिंह सिद्धराज की कौन सी राजकुमारी से शादी की? गुजरात के कौन से राजा से हार गया और अपनी कौन सी राजकुमारी की शादी की? अरुणराज को कौन मार देता है? जगदेव को कौन हटा देता है? विग्रह चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का, ऐसा हमें कौन बताता है? उसने गजनी के कौन से राजा को हराया? खुसरो शाह। कौन सी किताब के अनुसार? ललित विग्रहराज। अच्छा, उसने गुजरात के कौन से राजा को हराया? उसने दिल्ली के कौन से वंश को हराया और तोमरों को अपना क्या बना लिया था? उसने कौन सा स्तंभ लगवाया था? अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे उसने कौन से नगर की स्थापना की थी? बिशलपुर में क्या क्या बनवाया था? उसने कौन सा नाटक लिखा था? ये 12वीं के कौन से नाटक पर आधारित? अजमेर में किसकी स्थापना की थी? संस्कृत पाठशाला, जिसको क्या कहते थे? इसकी दीवारों पर कौन सी की पंक्तियां थी? हरकेली। और इस पाठशाला को किसने तोड़ा? किसमें बदल दिया? किसमें? मस्जिद। जिसे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। कितने दिन का उर्स लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसकी उपाधियां क्या क्या थी? बिसल देव और कवि बंधु। कवि बंधु किसने कहा था? कौन इसकी तुलना कालिदास और भवभूति के साथ करता है? सोमदेव की बुक का नाम बताओ। ललित विग्रहराज। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? किसकी? विग्रह चतुर्थ। और नरपति नाला ने कौन सी बुक लिखी? बिसल देव और रासो। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? ये कौन सी भाषा में लिखी गई, जो कि कौन से जिलों में बोली जाती है? विग्रह चतुर्थ का कौन सा बेटा राजा बना?
अपर गंगे को कौन हटा देता है? पृथ्वीराज सेकंड का एक हरियाणा में कौन सा अभिलेख मिलता है? उसके अनुसार उसने हांसी में क्या बनवाया था और वहां पे किसकी नियुक्ति की थी? और उसका धोड़ गांव में अभिलेख मिला, कौन से मंदिर से मिला? रूठी रानी का नाम क्या मिलता उसमें? सुहाव देवी। क्या नाम था? और वो कहती है कि उसके पति ने राज्य कैसे प्राप्त किया था? उसने मैनाल में कौन सा मंदिर बनवाया था? गुजरात में कौन से राजा का बचपन बीता था? उसने कोंकण के कौन से राजा को मार दिया था? किसको? उसकी रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी किसकी राजकुमारी थी? सोमेश्वर ने अजमेर में किस किस की मूर्तियां लगवाई? अपनी जता अपने पिता। पिता का नाम क्या था? कौन सा मंदिर बनवाया था? कौन सा अभिलेख लगवाया था? बिजोलिया अभिलेख कौन से ईस्वी का है? कौन से मंदिर में लगा हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर में कौन से दिगंबर जैन ने लगवाया था? ये किसके द्वारा रचित किया गया था? किसी ने लिखा था इसको? किसने खोदा था इसको? इसके अनुसार चौहान कौन से ब्राह्मण है? कौन से चौहान ने सांबर झील बनवाई थी? कौन से चौहान ने दिल्ली जीत ली थी? कौन से चौहान ने रेवणा गांव दिया था? सोमेश्वर की उपाधि क्या मिलती है? इसमें नागौर का नाम क्या मिलता है? जालोर का नाम क्या है? नाडोल का नाम क्या है? भीनमाल का नाम क्या था? उत्तमाद्री किसका नाम था? विजयावल्ली किसका नाम था? नागहरिद किसका नाम था? मंडलकर किसका नाम था? दिल्ली को क्या कहा गया? इसमें प्रशासनिक विभाजन कैसे मिलता है? देश, पत्तन, पुर, पल्ली और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? गांव की बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? प्रतिगण का मुखिया क्या कहलाता था? परिग्राही। क्या कहलाता था? जो मंदिरों को भूमि अनुदान दिए जाते वो क्या कहलाते थे? डोहली। क्या कहलाते? डोहली कहलाते थे। पृथ्वीराज के पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी का नाम क्या था? वो कितने साल में राजा बना? इसलिए सरंगसिका कौन थी? कौन से मंत्रियों के सहयोग से राज करती? कौन से दो चचेरे भाइयों का विद्रोह दबाता है? नागार्जुन ने राजधानी कहां बना ली थी? कौन सी जनजाति का विद्रोह दबाता है? वो कहां पर विद्रोह कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर। वो ऐसा कब कर रहे थे? इसकी जानकारी हमेशा कौन सा जैन राइटर देता है? जैनपति सूरी। महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? महोबा का राजा कौन था? क्योंकि उसने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को, इस युद्ध में किसकी जीत हुई? किसको महोबा का प्रशासक बनाया गया? किसको? पंचमन राय को। परमार्दी देव चंदेल के सेनापतियों के नाम बताओ। आला और उदय। इतना ही बेटा, चलो आगे। मैंने बताया था कि घर में समस्या थी, घर की समस्या थे नागार्जुन और अपर गंगे। राज्य में समस्या थी, वो थे भंडानक। पड़ोसियों में समस्या थी, एक पड़ोसी है परमार्दी देव चंदेल, एक पड़ोसी है गुजरात वाले। गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य। और चालुक्यों और चौहानों की लंबे टाइम से बनती। सोमेश्वर का जरूर उधर ननिहाल था तो उसके टाइम इता को पंगा नहीं हुआ, बाकी सबके साथ इनके पंगे चल ही रहे थे। तो चालुक्यों के साथ लड़ाई चल रही। इन दिनों जो चालुक्यों का राजा था उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? भीम सेकंड चाहता कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, पृथ्वीराज चाहता उसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लिखो, नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर। नागौर का युद्ध। किस किस के बीच में नागौर का युद्ध? पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। कहां का राजा भीम सेकंड चालुक्य? गुजरात। लिखो, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दो बड़े राजाओं में युद्ध का बड़ा कारण है कि दोनों ही अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते हैं? लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर।
दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर। साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? हम ये भी कह सकते हैं चौहानों और चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देखो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड चालुक्यास फॉर ए लॉन्ग टाइम। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड चालुक्यास फॉर ए लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान्स एंड चालुक्यास फॉर ए लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। एक कारण यह हुआ था, आबू है आबू, आबू में परमार वंश था। कौन सा परमार वंश था? कौन सा वंश था? और यह परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? इन दोनों की इच्छा थी इसे विवाह कर ले। किस किस की इच्छा थी? पृथ्वीराज और किससे शादी करने की इच्छा थी? पर इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की, तो भीम इस बात पे नाराज था। लिखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। She was married with पृथ्वीराज। She was married with पृथ्वीराज, लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। She was married with पृथ्वीराज। तो भीम इस बात से भी नाराज चल रहा था। युद्ध हुआ, उसकी सेनाएं आगे, नाडोल है, नाडोल अपना, नाडोल लगभग बाउंड्री थी। गुजरात वालों की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी, पृथ्वीराज की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी। वहां से वो नाडोल से आगे बढ़ा, नागौर की तरफ आ गया। यहाँ लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला था, तभी उस भीम का एक सेनापति आता है। उस सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? वो आया और उसने आका, क्या लड़ रहे हो यार, अब छोड़ो, लड़ाई बंद कर दो। तो चलते युद्ध के बीच में संधि करवाने के लिए जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम क्या था? किसकी तरफ से आया जगदेव प्रतिहार? भीमसेन। भाई जो हार रहा होता संधि का प्रस्ताव लेके, तो उसी की तरफ से आएंगे। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए, अलग से लाइन लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच क्या करवा दिया था? किस किस के बीच में लड़ाई है? पृथ्वीराज और भीमसेन। पृथ्वीराज कौन से वंश का? चौहान। और भीमसेन कौन से वंश का? कौन सी राजकुमारी के लिए? वो कौन से वंश की? समझौता कौन करवा रहा है? वो कौन से वंश का है? चौहान चालुक्य परमार प्रति। पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। वैसे लड़ाई किस किस के बीच में? चौहानों और चालुक्यों। किसके चक्कर में? परमारों। समझौता कौन करवा रहा है? याद रह जाएंगे। तो पड़ोसियों में लड़ाई चल रही है, एक तो महोबा वालों से लड़ाई चल रही है, एक किसे चल रही है? गुजरात। अब एक लड़ाई चल रही है यूपी में। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कौन सी जगह? और कन्नौज में देखो, मैंने एक वंश बताया था, गहडवाल बताया था। और गहड वालों का एक राजा इन दिनों बना हुआ था, जयचंद। क्या नाम था? तो जयचंद के पृथ्वीराज के बीच में नहीं बन रही। पृथ्वीराज कौन से वंश का है? चौहान। जयचंद कौन से वंश का है? गहडवाल। लिखो, नया हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद। चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। किस किस के बीच में होगा? चौहानों का तो कौन है? पृथ्वीराज। उधर गहड वालों की तरफ से कौन है? जयचंद। और जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी।
अब क्यों कोई विवाद था इनके बीच? लिखो विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के कारण। विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। एक कारण तो यह था कि चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था। विगराज के बाद में दिल्ली किसके पास में थी? चौहानों। जयचंद को ऐसा लगता था कि यार दिल्ली मेरे पास होनी चाहिए। यूपी में जो कोई रहा है उनको लगता है कि दिल्ली हमारे पास होनी चाहिए। मतलब इवन आज दिन तक आप देखेंगे तो भारत के जो ज्यादातर प्रधानमंत्री बने हैं वो कहां से रहे हैं? भारत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भारत का रास्ता, मतलब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। आप गांधीनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक चुनाव कहां से लड़ना पड़ा? बनारस, कि भाई वहां जनसंख्या ज्यादा है। आज तो कर लो जनसंख्या ज्यादा इसलिए लोकसभा की सीटें ज्यादा है, लोकसभा की सीटें ज्यादा तो अपने आप यूपी के पास पावर ज्यादा आ गई। पर उस टाइम गंगा यमुना का दबाव पूरा यूपी लिए बैठा था, इसलिए यूपी पैसे वाली जगह थी। पैसे वाली जगह थी तो इनको लगता है कि यार अपना दिल्ली पे भी कब्जा होना चाहिए, या उल्टा कह दो दिल्ली पे जिसका कब्जा होता उसका कब्जा कहां पर होता? यूपी। पर अब की बार दिल्ली पे कब्जा किए बैठे थे अजमेर के चौहान। जयचंद चाहता था कि दिल्ली पर उसका कब्जा होता। एक तो किसको लेकर लड़ाई है इनके बीच में? एक नंबर लगा के लिखो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। ये दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। मैं लास्ट क्लास में आपको आला और उदल की कहानी सुना रहा था। पता नहीं आपने कितना ध्यान दिया कितना नहीं दिया। मैंने कहा था आला और उदल परमार्दी चंदेल से नाराज थे, और जब वो नाराज थे तब वो जयचंद के पास कन्नौज चले गए थे। बताया था मैंने। तो जब वो आला उदल फिर परमार्दी चंदेल की तरफ से लड़ने के लिए आए तो उन्होंने जयचंद को कहा कि भाई जयचंद इतने दिन हम तेरा साथ दे रहे थे, अब तू हमारा साथ दे। तो जब चौहानों में और परमार्दी चंदेल में, या पृथ्वीराज में और परमार्दी चंदेल में जब लड़ाई चल रही थी, तो जयचंद किसकी सहायता कर रहा है? किसी कर रहा है? अब पृथ्वीराज इस बात से नाराज था, भाई लड़ाई मेरे और चंदेलों के बीच में, तू फालतू में दाढ़ भात में मुसल चंद, तेरा क्या लेना देना है? लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग पृथ्वीराज चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज, परमार्दी चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दी चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। एक कारण फिर पृथ्वीराज रासो बताता है कि जयचंद की एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता नाम करके राजकुमारी थी, और वो और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संयोगिता ने जाके जयचंद को कहा कि पिताजी मैं यदि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? पृथ्वीराज। और जयचंद ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तुम किसी से कर सकती हो, लेकिन पृथ्वीराज के साथ हम तुम्हारी शादी। और कहते जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? स्वयं वर, अपना वर खुद चुन। और भारत के सभी राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया कि राजकुमारी संयोगिता अपना वर स्वयं चुनना चाहती है। सारे राजा और राजकुमार नियत समय पर नियत स्थान पर अपने रिज्यूमे के साथ उपस्थित हो जाए। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, तमाम राजा और राजकुमार आए हुए। संयोगिता एक एक से जा के पूछ रही थी कि बता मेवाड़ पूरा याद है कि नहीं है, प्रस्तावना पूरी सुना दे मेरे को, है ना, नागरिकता के कितने अधिनियम तेरे को याद है, करंट पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसी है। लेकिन किसी भी राजकुमार को सब कुछ याद। फाइनली वरमाला लिए हुए संयोगिता घूम रही है, एक भी हॉल में बैठे हुए लोगों में से उसको पसंद ही नहीं आया। वो हॉल से बाहर निकली। कहा जाता है कि जयचंद ने भारत के तमाम राजा राजकुमारों को बुलाया था सिवाय पृथ्वीराज के, और उसका कहना था पृथ्वीराज की औकात इतनी नहीं है कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए, पृथ्वीराज केवल मेरा गेट कीपर बन सकता है। तो उसने गेट कीपर वाली जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा रखी थी। इसकी औकात इतनी है कि वहां जहां जहां चप्पलें खोलते हैं, जहां गेट शुरू होता है, बस वहां द्वारपाल बन सकता है, अंदर आने की इसकी औकात नहीं। संयोगिता बाहर गई। संयोगिता ने जाके गेट कीपर को माला डाल दी। उसने कहा अपने जो प्यार करते हैं तो किससे करते हैं? पृथ्वीराज से। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज बाहर तैयार खड़ा था, वो संयोगिता को वहां से किडनैप करता है, वहां से उठा के ले जाता है। जयचंद की सेना पीछा करती है, लेकिन पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। एक ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उससे क्या कर लिया था? विवाह। इसलिए भी जयचंद उससे क्या चल रहा था? नाराज। लिख लो, लिखो, पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर।
पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर। पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस मानुसी छिल्लर। मूवी आई थी विजय पृथ्वीराज, उसमें संयोगिता कौन बनी थी? मानुसी छिल्लर। संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। किडनैप्ड जयचंद्स प्रिंसेस संयोगिता एंड मैरिड हर। ये कहानी पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज। और अपने ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का ही अभी तक ये नहीं पता चला वो सच्चा है कि झूठा है ना। पृथ्वीराज रासो की बहुत बहुत सारी बातें हिस्ट्री से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज रासो की खूब सारी बातें जब आप हिस्ट्री की बाकी सोर्स से मेल करते हो ना तो गलत हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो अभी तक भी हिस्टोरिकल नहीं माना गया है। पृथ्वीराज रासो एक अच्छी पोइट्री है, बहुत अच्छा काव्य है, उसे हिंदी साहित्य में पढ़ा जाए, लेकिन हिस्ट्री लायक बातें उसके अंदर अभी तक क्या है कम। पर चूंकि भारत में प्रेम कहानियां बड़ी प्रसिद्ध होती है इसलिए लोगों के और कुछ याद रहा नहीं रहा ये पक्का याद है। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने तो नकारा, उन्होंने कहा साहब झूठी बात है, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, भारत में थोड़ी इस प्रकार की चटपटी बातें दूर तक चली जाती है इसलिए लोग अब तक चटकारे ले लेकिन बातों को सुनते रहते हैं, बाकी ऐसी कोई सच्ची बात हुई नहीं थी। पर एक इतिहासकार है, उनका नाना भाई साहब हुआ था, मैं मानता हूं इसको, उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? इसी के कोष्टक में लिखो, ये जो लाइन लिखी इसी के कोष्टक में लिखो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा की बुक का नाम लिख लो यहीं, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिख लो नीचे, यहीं अलग से बॉक्स में बंद कर लो। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प्रारंभिक चौहान राज्य। अच्छे राइटर हुए हैं दशरथ शर्मा। आपने आजादी के बाद के जो भी इतिहासकार हुए ना उनमें तीन अच्छे इतिहासकार, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। क्या क्या नाम बताओ? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। दोबारा बोलो। है ना, कभी आप इंटरव्यू देने जाओ या सामान्य बातचीत में आपसे कोई पूछे कि राजस्थान हिस्ट्री की थ्री शर्माज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कौन कौन है, तो कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। ना आजादी की बात, आजादी से ठीक पहले अपनी सबसे अच्छी हिस्ट्री को लिख के गए थे, तो लिखे गए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन लिखे गए? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लिख रहा था वो था कर्नल जेम्स टोड। कौन था? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ कौन लिखे गया? कर्नल जेम्स टोड। उसकी हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां हैं, स्वाभाविक बात है, विदेश का आदमी था, हमारी भाषा को भी ढंग से समझता नहीं था, हमारी कल्चर को भी नहीं जानता था। तो जितना जैसा जो लोगों ने बताया, पढ़ा, सुना, उसके आधार पर उसने हिस्ट्री लिखी। हम इस बात के लिए उसके ग्रेटफुल है, उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया कि पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो वो बंदा था कर्नल जेम्स टोड। उसकी हिस्ट्री में जो गलतियां थी उनको सही करके कुछ नई बातें जोड़ के हिस्ट्री को सही करने का प्रयास किया था गौरी शंकर हीराचंद। दुर्भाग्य है हमारा कि जिस साल देश आजाद हुआ था, देश आजाद होता अगस्त में, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई थी। पहले ही ओझा जी की डेथ हो गई थी। तो ओझा जी की डेथ के बाद में राजस्थान हिस्ट्री का जो काम ओझा जी शुरू करके गए थे उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर नई बातें जोड़ने का या उन पुरानी बातों को किसी को सही करने का काम किया। वो थे फिर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। तो दशरथ शर्मा की एक बुक है, उसका नाम क्या? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। क्या नाम है? और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी झूठी नहीं है। क्या है? तो कौन सा इतिहासकार स्वीकार करता है? कौन सी बुक में स्वीकार करता है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज को अपने घर में पंगे चल रहे हैं, किससे? नागार्जुन अपरगांगे। राज्य में पंगा चल रहा है, किससे? भंडानक। पड़ोसियों में पंगा चल रहा है, किससे? महोबा, गुजरात, कन्नौज। महोबा का राजा कौन है? परमार्दी देव चंदेल। गुजरात का राजा कौन है? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज का राजा कौन है? जयचंद। कौन है? जयचंद। जो कि कौन से वंश का? गहड़वाल। कौन से वंश का? महोबा वाले कौन से वंश के?
चंदेल कौन से हैं? चंदेल। गुजरात वाले कौन से वंश के? और कन्नौज वाले कौन से वंश के? पड़ोसियों से चली रही थी। इन्हीं दिनों विदेशी आक्रमण को हो रहे थे। चौहान हम पढ़ रहे हैं, लगातार गजनी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? इस बार फिर गजनी की तरफ से एक बंदा आक्रमण करने जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। उधर गजनी की तरफ से आगे बढ़ता है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। वो पाकिस्तान वाला पंजाब क्रॉस करता है, अपने वाले पंजाब में आता है। अपने वाले पंजाब में अभी अपने पास एक जगह, उसका नाम है बठिंडा। नाम सुना है? उस समय बठिंडा को बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? उसने तबर हिंद पर आके कब्जा कर लिया। जब गौरी ने तबर हिंद पे कब्जा किया तो पृथ्वीराज ने पूछा उससे, पृथ्वीराज दिल्ली का राजा है, दिल्ली उसके अधीन है। तो मुझे किधर, तो इधर कैसे आ सकता है, ये हमारा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी हुई। उधर से गौरी बठिंडा से आगे बढ़ता है, इधर से पृथ्वीराज दिल्ली से आगे बढ़ता है। अब पंजाब से आगे आओगे तो हरियाणा, आप दिल्ली से आगे आओगे तो भी हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? और वहां पर इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? लिखो, तराइन का पहला युद्ध। तराइन कहां पड़ता है? द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और गौरी। मोहम्मद गौरी। गौरी कहां का है? गजनी। कहां का है? गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। लिखो कारण, युद्ध के कारण। बड़े राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण तो साम्राज्य विस्तार की नीति है। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। उसमें गौरी तो ज्यादा ही करना चाहते। पृथ्वीराज ने, ये तो फिर भी भारत वाले तो अपने अपने इलाके में थे, वो तो इधर वाले इलाके में आ रहे थे, वॉयलेशन कर रहे थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि चौहानों और गजनी के राजाओं में भी लंबे समय से दुश्मनी थी। देख लो गजनी से कब लड़ने लगे हैं आप, तब से पढ़ने लगे हो कि महमूद गजनवी को गोविंद थर्ड ने रोक लिया। दुर्लभ राज इब्राहिम से लड़ता है। तो आपका विगराज थर्ड जो है वो आपका शाहबुद्दीन से लड़ता है। पृथ्वीराज जो फर्स्ट है वो आपका बाद में बगुली शाह से लड़ता है। अजय राज जो है गर्जन मतंगों से लड़ता है। इधर आपका अरुणराज था, वो तुर्कों को हरा के वहां पर बाद में आना सागर बनवाता है। विगराज चतुर्थ है, वो बाद में खुसरो शाह से लड़ता है। लगातार लड़ाई चली रही है। लिख लो, चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देयर हैड बीन अ राइवलरी बिटवीन चौहान एंड किंग्स ऑफ गजनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक कारण मैंने बता ही दिया कि उसने बठिंडा पर कब्जा कर लिया था, और बठिंडा को उस समय बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? तो तबर हिंद पर कौन कब्जा कर लेता है? तबर हिंद आजकल क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है? उसने यहाँ पे कब्जा किया, और कब्जा करके अपने एक बंदे को यहाँ का प्रशासक बना दिया था, जियाउद्दीन। किसको बनाया था? किसने? गौरी ने। लिखो, अगला कारण लिख लो। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद, कोष्टक में बठिंडा लिखना। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद। तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था, एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था, एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था, एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जियाउद्दीन को क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। किसने? गौरी।
लड़ाई होती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। कौन जीत जाता? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। दिल्ली में कौन हुआ करते? तोमर। तो दिल्ली का एक तोमर लड़ने के लिए साथ में गया हुआ था, उसका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? तो दिल्ली का एक बंदा, उसका नाम है गोविंदराज तोमर। क्या नाम है? पृथ्वीराज के साथ लड़ाई करने के लिए गया हुआ है। ये कहते हैं कि जो गोरी था, गोरी के आगे वाले दांत तोड़ देता है, प्रथम मारता है उसके दांत तोड़ देता है। उसको घायल करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? लिखो, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने, गोविंदराज तोमर ऑफ दिल्ली, गोविंदराज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। गोरी को घायल कर दिया था, मेड इंजरीज टू गोरी। किसको घायल कर दिया था? किसने? ऐसा कहानियां हैं कि गोरी को घायल किया, घायल करने के बाद गोरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में पकड़ के लेके, और जैसे दरबार में लेके पृथ्वीराज ने पूछा कि हाँ भाई गोरी बता, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या? गोरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, आज लड़ाई की, आज के बाद ऐसी कोई लड़ाई मैंने धूड़ खाई, आइंदा से तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखूंगा नहीं, प्लीज एक बार वापस चले जाने दे। और पृथ्वीराज ने कहा खोल दो भाई इसको, भाग जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। जो मंत्री वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा अरे पृथ्वीराज गलती कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ रहे हो उसको, या तो पकड़ के जेल में डालो या मार दो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी, यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई सेना पर कभी भी आक्रमण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम दादे परदादे हमारे ये करते आए थे, हम इस बंदे को मार कैसे सकते हैं पकड़ के? मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन के माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। वह व्यक्ति जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो, उस पर यह सिद्धांत भी लागू। हम भारत के किसी व्यक्ति को यदि माफी मांगने पर छोड़ देते हैं, वो नहीं, उसकी अगली 7 पीढ़ियां इस एहसान के तले दबी रहती, वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि यार इन लोगों ने कभी मेरी जान बख्शी थी, ये आदमी एहसान फरामोश है, कर्तव्य है, एक बार तू छोड़ेगा वापस सेना लेके आएगा, वापस लड़ेगा, प्लीज इसको मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा मंत्री महोदय मैं इतना नहीं जानता था कि मेरे मंत्री इतने डरपोक है। कैसे? तुम बार बार करो कि वापस अटैक कर देगा, तो क्या तुम्हारी तलवारों में जंग लगा है? और मंत्री ने कहा नहीं नहीं, जंग वंग तो नहीं लगा। तो क्या तुम्हें डर, मरने से डर लगता है, लड़ने में डर लगता है? उनका नहीं। फिर क्या दिक्कत है, दोबारा आएगा दोबारा लड़ लेंगे। ठीक है साहब, भेज दिया जाए। गोरी को भेज दिया, और गोरी का पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। गोरी ने कहा ठीक साहब। गोरी तराइन से थोड़ा पीछे की तरफ गया, गजनी नहीं गया, बीच में वापस रुक गया। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को कहा कि वो रुक गया बीच में, वो वहां पर नहीं गया। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा गोरी के पास कि तूने कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर गया क्यों नहीं? उसने कहा सॉरी भाई साहब, एक बात और थी, उस दिन मैं डरा हुआ था तुम्हारे दरबार में, इसलिए पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि मैं हार गया हूं, वो छुरे की धार तेज कर रहा है, मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा हलाल करेगा मेरे को हलाल, इसलिए प्लीज थोड़े दिन मेरे को यहां पर बैठे रहने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, भैया का गुस्सा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यार हमारे गड़बड़ियां करेगा पृथ्वीराज ने कहा। उसने कहा चिंता मत कीजिए भाई साहब, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब गोरी थोड़ा सा तराइन से हटके बैठा है, पृथ्वीराज को फिर भी लगा क्या पता ये गड़बड़ी करे, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गोरी के सामने जाके बैठ गया एहतियातन, यदि कुछ करे तो अपने रोक लेंगे इसको। लेकिन थोड़े दिनों में नोटिस किया कि गोरी वाकई कुछ नहीं कर रहा, गोरी शांति से चुपचाप बैठा है। उल्टा कभी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में मिल जाए तो नमस्ते और करके जाए, नमस्ते भैया मेरे लायक कोई सेवा तो बताना, कल मैंने सुना आपकी संयोगिता भाभी की एनिवर्सरी थी, बधाई हो, मेरी तरफ से आपको बुके भेंट किया जाता है। और पृथ्वीराज लगा ठीक ही मामला है, बंदा ज्यादा तंग अपने को कर नहीं रहा। तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को वापस भेजना शुरू किया। अपने सेनापति को कहा कि तू भाई गुजरात जा, उधर वो चालुक्यों से अपनी नहीं बन रही, क्या पता चालुक्य अटैक कर दे, तू वो महोबा देख ले, चंदेलों से भी अपनी नहीं बन रही, क्या पता चंदेल अटैक कर दे, तू उधर कन्नौज चला जा, क्या पता गहडवाल उधर से अटैक कर दे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापति सारे लौटाने शुरू किए।
सेनापतियों ने पूछा कि राजा तुम हम सबको भेज रहे हो, यदि गौरी ने अटैक कर दिया तो? उसने कहा ना ना, ये कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में, कर देगा तो मैं देख ताक लूंगा इसको। गौरी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वो पिछले साल भर से जब से वहां पर बैठा हुआ था, इन चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसकी सेना कितनी है, कौन कौन से सेनापति है, कौन सी सेना लौट गई, कौन सी सेना आई है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कितने हथियार है, उसको सारी पता। और मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अपने वाले इस मामले में निश्चिंत थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये कोई तरीका थोड़ी होता, लड़ेंगे तो आमने सामने आके लड़ लेंगे। एक दिन गौरी को ऐसा कुछ पता चला कि पृथ्वीराज की सेना कम है। गौरी को यह भी पता चला कि पृथ्वीराज की सेना रात को 2 बजे पार्टी करके सोई है और ये नशे में पूरे चूर है। वो 5 बजे के आसपास सुबह आक्रमण करता है, जब पृथ्वीराज की पूरी सेना सो रही थी, वो सोती हुई सेना को काट देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गौरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गौरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गौरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गौरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पर थी सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये त्राइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध? त्राइन का। देखो, त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। अगले ही साल है ना, 1191 की जगह बस 92 लिख लो, बाकी तो सेम ही लिखना। लिख लिया? लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई, गौरी वन दिस बैटल। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई, गौरी वन दिस बैटल। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वॉज अरेस्टेड एट प्लेस नेम्ड सरस्वती नियर सिरसा। सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड हिम। तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड हिम। एंड वॉज किल्ड देता है, लिख लो। तथा उसे मार दिया गया, एंड वॉज किल्ड। तथा उसे मार दिया। मारने के पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी जो तुर्कों का एक राइटर सुनाता है, उस राइटर का नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? गौरी के टाइम का, और उस टाइम का एक इतिहासकार है। इतिहासकार का नाम क्या है उसका? और हसन निजामी एक बुक लिखता है, इस बुक का नाम था ताज उल मासिर। क्या नाम था बुक का? ताज उल मासिर। किसकी बुक है ताज उल मासिर? क्या नाम बुक का? क्या नाम है? ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी अपनी इस ताजुल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया। उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? लिखो। हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम। पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम।
पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन शासन किया था। पृथ्वीराज रूल्ड अंडर गौरी फॉर सम टाइम। बुक का नाम लिख लो, हसन निजामी की पुस्तक, बुक ऑफ हसन निजामी। क्या नाम है बुक का बताओ? ताज उल मासिर। क्या नाम बुक का? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी की। क्या नाम है? ताजुल मासिर। किसकी बुक है ताजुल मासिर? हसन निजामी की बुक का नाम क्या है? एक तो ये तुर्कों की तरफ से कहानी है, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक ताजुल मासिर, जिसमें हसन निजामी कहता है कि हमने यहाँ पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, हमने उसको अजमेर का राजा बनाया, थोड़े समय बाद उसने हमारी अधीनता मानने से मना कर दिया, उसने हमारे खिलाफ विद्रोह किया, इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के उसको मार दिया। एक कहानी तो ये। एक कहानी सुनाता चंद। कौन सुनाता है? चंद कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहां से गजनी ले गए। कहां पे ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया वहां पर। चंद कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर कहा, क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया, एक तूने हमारे राजा को पकड़ा, जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल ली। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती। हमारी कहती है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो कहती है उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंद्रबरदाई कहता है मैंने पृथ्वी गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चलाते। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसे मजाक नहीं करते यार, किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है, उसको क्या पता कहां से आवाज आई। चंद्रबरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है? हमारी संस्कृति में तो है कि किसी समय अयोध्या के पास एक नदी बहती थी, सरयू। कौन सी नदी थी? महाराज दशरथ जो कि अयोध्या के सम्राट थे, अक्सर सरयू नदी के पास में रात को एक मचान तान कर ऊपर बैठ जाया करते, और सरयू जी के अंदर जंगल का कोई जानवर जब पानी पीने के लिए आता, छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ वहीं से तीर मारते और शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार घूम रहा था। अंधे माता पिता को जब रात को प्यास लगी, वो पानी लेने के लिए सरयू जी में गया, उन्हें सरयू जी में जैसे ही अपना बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने अपना तीर छोड़ा, अपना शब्द भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर वो भाग कर गए, उन्होंने देखा कि पशु की जगह मनुष्य छटपटा रहा था वहां पर। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तरुण कुमार ने कहा कि अब इतना बताने का समय नहीं है राजन, मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए तड़प रहे होंगे, प्लीज जाके उनको पानी पिला दो। तो दशरथ उनके पास पानी लेकर गए, लेकिन दशरथ के मुंह से बोल तक ना फूटा, ना बता पाए इस बात को कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। अंधे माता पिता को भी पदचाप से ये तो पता चल गया कि उनका बेटा नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। उन्होंने रोते रोते पूछा कि जो हुआ वो हो चुका होगा, प्लीज तुम हमें बताओ तो सही क्या बात हुई है। दशरथ ने बताया कि मेरे तीर से तुम्हारा बेटा मर चुका है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूं, तुम दोनों को 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूं, वो तमाम तीर्थ जो श्रवण कुमार तुम्हें कराता मैं करा दूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। अंधे माता पिता ने कहा कि जब बेटा ही मर गया तो अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, पर हे महाराज दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज इस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के समय का चक्र घूमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजा बनाया कर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जैसे श्रवण कुमार के। चंद्रबरदाई ने कहा गौरी, शब्द भेदी बाण ना होता तो महाराज दशरथ को वनवास ना जाना पड़ता, यदि वनवास ना जाते तो मां सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारी पूरी रामायण इस चक्कर में है क्योंकि राजा दशरथ को क्या चलाना आता था। और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गौरी बैठा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज।
पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंद्रबरदाई मुझे नहीं पता कि गोरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंद्रबरदाई कहता मैंने कहा उसको कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी, 24 गज, गज होता है गज फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले, फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गोरी को मार दिया। चंद्रबरदाई कहता है कि जैसे गोरी मरा, गोरी के सैनिक हम पर झपटे, लेकिन मैंने और पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी देखना कभी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, जैक स्पैरो, जैक स्पैरो। तो कहता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में जो कोई फंसता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता है। और जैक स्पैरो कहता फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, ये बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ये करते हैं वो करते हैं। हम हालांकि इसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रबरदाई के बेटे हुए थे जलहण। कौन हुए थे? और हम कहते हैं इस कहानी को किसने पूरा किया था? जलहण। हम ये कहानी जलहण बताते हैं। पर पुनः मैं उसी बात पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिस्ट्री है या नहीं अभी तक पता। एक गंभीर लोचा है पृथ्वीराज रासो में। मेवाड़ में महाराणा वे राज सिंह जी, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने एक झील बनाई राजसमंद। राजसमंद झील के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत का अभिलेख लगवाया जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, जो कि 1676 ईस्वी की। तब की है जब महाराणा राज सिंह जी राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे, तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान में भिन्न भिन्न इलाकों में भेजे कि जाओ उन क्षेत्रों की हिस्ट्री लेके आओ। कि मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए बाकियों का इतिहास भी तो पता होना चाहिए। क्या पता बूंदी की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई बात हो, क्या पता जोधपुर की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई 2 बातें मिल जाए जो अपने वाली हिस्ट्री में नहीं है। मारवाड़ वालों ने लिखा हो कि भाई मेवाड़ वालों ने अटैक किया था और हमने उसको हरा दिया था, ये बात मेवाड़ वालों ने नहीं लिखी, लेकिन किसने लिख दी? मारवाड़ वालों ने। तो तमाम जगह की हिस्ट्री लेके आओ। जब उनका कोई एक दूत अजमेर पहुंचा तो उसके पास एक बंदा है, उस बंदे ने आके कहा मेरे पास अजमेर का इतिहास। कौन सा? उसने कहा पृथ्वीराज रासो है मेरे पास। कौन सा पृथ्वीराज रासो? उसने कहा जो चंद्रबरदाई लिखा था। कौन चंद्रबरदाई? जो पृथ्वीराज के दरबार में। पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति के समय मिलती। कब मिलती है? पृथ्वीराज 1192 के अंदर किस्सा खत्म है, 1676 में जाके आप बुक पढ़ रहे हो 400-500 साल बाद, तब तक कई नमक मिर्च लगे होंगे। इसलिए इतने गंभीर लोचे आ गए इस बुक के अंदर कि आपस में उलझ के रह जाती है बुक, और बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनसे मैच नहीं कर पाती। ये बुक ये कहती है कि पृथ्वीराज की जो मम्मी थी वो दिल्ली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि नहीं वो कलचुरी थी और त्रिपुरी की थी, कर्पूरी देवी नाम था उसका। जबकि वो नाम ही अलग बताता है उसका, उसका जगह भी अलग बताता है, उसके पिता का नाम अलग बताता है। इसलिए खूब सारी बातें आपस में रोड़ा रप्पा हो गई। इसलिए अभी तक हम उस बात को सत्य मानते नहीं, पर फिर भी ये 2 बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हसन निजामी कहता है यहीं पकड़कर अजमेर का राजा बनाया, थोड़े टाइम बाद बगावत की, फिर पकड़ के मार दिया। चंद्रबरदाई कहता नहीं गजनी लेके गए थे, पहले आंखें निकाली थी, फिर उसको वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अपना न्यूट्रल सा ये है इसके अंदर कि यहां से पकड़ के लेके गए हैं वो गजनी, आंखें निकालियों के बाद मार दिया। और तुर्कों में एक साधारण सा काम हुआ करता था, दुश्मन को पकड़ के लाया करते थे, बीच में खड़ा करके बाटे मार मार के मार दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, बहुत क्रूर सी मौत उधर दे दी होगी उन्होंने। तो ये तराइन के 2 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का अपना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपना सवाल दूसरा है। अपना सवाल यह है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था, कैसे मृत्यु हुई, ये बहुत अलग विषय है। कोई अपने से कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए, पर अपने से यह पूछेंगे कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था। देखो